तो भाई लोग कैसे हो। माफ़ी चाहूँगा बहुत दिनों से कॉमिक्स नहीं आई। अब उम्मीद करता हूँ हर वक्त कॉमिक्स आएगी। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ बर्फ़ की कब्र। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एयर इंडिया हवाई अड्डे के कंट्रोल रूम में सब काम व्यवस्थित ढंग से चल रहा था कि अचानक एक खबर ने समूचे कंट्रोल रूम में हलचल मचा दी। सर गजब हो गया। ओसाका से इंडिया आने वाला विमान शक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया क्या? ओह नहीं। एयर इंडिया के अध्यक्ष बौखलाए हुए रेडियो ट्रांसमीटर पर चीखने लगे, हेलो हेलो पायलट, शक्ति कंट्रोल रूम स्पीकिंग, प्लीज जवाब दो पायलट। पर शक्ति तो तेजी से हिमालय की चोटियों की तरफ गिरता चला जा रहा था। विमान के अंदर सहायक पायलट मुकेश शर्मा ने किसी तरह जवाब दिया, यस सर, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। सर, हमारे प्लेन के दोनों इंजनों ने एकाएक काम करना बंद कर दिया। हम शायद हिमालय पर्वत की चोटियों के ऊपर है, पर बड़ी तेज़ी से विमान नीचे जा रहा है। मुकेश, तुम अचानक चुप क्यों हो गए? हेलो मुकेश मुकेश। मगर तब तक शक्ति एक बर्फीली चोटी से टकरा चुका था। बड़ाम! विमान किसी पहाड़ी से टकरा चुका है। बहुत बुरा हुआ सर। ओह नो। शीघ्र ही यह दुखद समाचार चारों तरफ फैल गया। बड़े दुख के साथ यह समाचार प्रसारित करना पड़ रहा है कि ओसाका से भारत आने वाला एयर इंडिया का विमान शक्ति आज दोपहर 2:45 पर इंजन की खराबी के कारण हिमालय की चोटियों के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नहीं, ये हाय मेरा बेटा। इस समाचार ने सबको चौंका दिया, यहाँ तक कि स्मगलर किंग देवराज को भी। यात्रियों की खोज के लिए शीघ्र ही हेलीकॉप्टर रवाना किए जाएंगे। यह तो गजब हो गया बॉस। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर इसमें सरकार की कोई साजिश है। क्या मतलब? मतलब यह कि गुप्तचर विभाग को अवश्य पता चल गया होगा कि हमारा 5 करोड़ का माल ओसाका से इंडिया आ रहा है और बस उन्होंने हमें फंसाने के लिए यह जाल बिछाया हो। फिर भी हमें हीरा को हवाई अड्डे भेजकर इस खबर की सच्चाई जाननी होगी। मैं तैयार हूँ बॉस। उधर एयर इंडिया के कंट्रोल रूम में मरी मरी सी आवाज़ आई, हेलो ओ मैं असिस्टेंट पायलट मुकेश शर्मा बोल रहा हूँ। यस यस मुकेश बोलो, क्या तुम ठीक हो? बाकी लोग कहाँ हैं? उधर मुकेश दुर्घटनाग्रस्त विमान के बीच फंसा किसी तरह संदेश भेज रहा था। सर, अफसोस है कि शक्ति का कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाया, पर मेरे सिवाय एक 4-5 वर्षीय बच्चा बबलू भी है जो इस वक्त बेहोश है, पर उसकी नब्ज चल रही है। लेकिन सर, मेरी भी दोनों टांगें बेकार हो चुकी है। मैं इस वक्त अपनी सीट में फंसा हुआ हूँ। दूसरी तरफ तुम कहाँ हो मुकेश? हम तुम्हें मदद भेजना चाहते हैं। कुछ कह नहीं सकता सर, चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ी है। मुझे लगता है विमान फिसलकर किसी घाटी में आ गिरा है। घाटी के ऊपर धुंध के सिवाय कुछ नज़र नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो मुकेश, हम शीघ्र ही खोजी दस्ता भेज रहे हैं। आश्चर्य है सर कि इतनी ऊंचाई से गिरकर भी 2 जानें बच गई। सब ऊपर वाले की मर्जी है। धीरज, तुम शीघ्र ही यह संदेश प्रसारित कर दो कि बबलू नाम का एक 4-5 साल का बच्चा जीवित है, ताकि उसके परिवार वालों को थोड़ी तसल्ली मिल जाए। एयर इंडिया के बाहर चीख पुकार मची थी, हाय मेरा बच्चा, योर अटेंशन प्लीज। दुर्घटनाग्रस्त विमान से सिर्फ 2 जनों की बचने की खबर अभी अभी मिली है, जिसमें एक विमान के सहायक पायलट मुकेश शर्मा है और दूसरा एक 4-5 साल का बच्चा है जिसका नाम बबलू है। यानी विमान वाकई दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उसके पेरेंट्स बबलू के होश में आने के बाद उससे बात कर सकते हैं। उनकी खोज के लिए खोजी दस्ते भेजे जा रहे हैं। शीघ्र ही खोजी दस्ते के हेलीकॉप्टर हिमालय की तरफ चल दिए। गड़ 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 गड़। उधर हीरा की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। बस बॉस, कहीं ऐसा ना हो कि वे खोजी दस्ते विमान को ढूंढकर हमारे 5 करोड़ के माल को सरकार के हवाले कर दें। खबरों के अनुसार विमान हिमालय की बर्फीली घाटियों में फंसा है और उसे तलाश करना आसान काम नहीं है। लेकिन बॉस, अगर थोड़ी सी हिम्मत करें तो अपना माल पा सकते हैं। कैसे जंगा? अगर खोजी दस्ते से पहले हम उस विमान को हम तलाश कर लें। इसके लिए हमें हिमालय पर्वत पर जाना होगा। वहां तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी सामान और एक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता होगी। हेलीकॉप्टर का प्रबंध मैं कर लूँगा, आप बाकी तैयारियां करें। फिर ठीक है, हम आज शाम ही कुछ करेंगे। उसी समय एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर देवराज व उसके 4 साथियों को लेकर हिमालय की तरफ उड़ान भर रहा था। जंगा बता रहा था, यह पायलट वीरू मेरा पुराना यार है। मैंने इसे 25,000 का लालच दिया तो हमारे साथ चलने को तैयार हो गया। बहुत खूब। उधर कंट्रोल रूम के रेडियो ऑपरेटर घबराया सा था। क्या हुआ? सर, मैंने मुकेश शर्मा से संपर्क जोड़ने की लाख कोशिश की, पर उधर से संपर्क नहीं जुड़ रहा। जबकि मुकेश शर्मा जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। पापा पापा, रो मत मुन्ना, अभी तुम्हारे पापा आते होंगे। उसने कंट्रोल रूम से संपर्क स्थापित करना चाहा, पर उफ, लगता है रेडियो ट्रांसमीटर पर भी यहाँ की ठंडी अपना असर डाल चुकी है। बैटरी डाउन हो गई।
खोजी दस्ते के हेलीकॉप्टर हिमालय पर्वत पर चक्कर काट रहे थे। सर, यहाँ घनी धुंध के कारण नीचे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, मगर कई घंटे जी तोड़ कोशिश करने के बाद भी वे शक्ति का नामो निशान न पा सके और अंततः असफल खोजी दस्ते वापस लौटने लगे। दूसरी ओर देवराज का हेलीकॉप्टर एक सुनसान जगह पर उतर रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने वहाँ कैंप बना लिया। बॉस, अब हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? देवराज ने एक यंत्र निकाला। यह रेडियम रिएक्टिव मीटर है। 100 गज के दायरे के अंदर रेडियम की तरंगे कैच कर लेता है। इस वक्त इसमें से पिक पिक की ध्वनि निकलने लगती है और यह लाल सुई दिशा को दर्शाती है। पर इससे हमें क्या लाभ होगा? लाभ यह होगा कि पायलट के हाथ में बंदी घड़ी की रेडियम की तरंगों को हमारा मीटर कैच कर लेगा और हमें इस धुंध भरे मौसम में विमान तलाश करने में आसानी होगी। अब आगे का रास्ता हमें पर्वत और ही बनकर तय करना होगा। क्यों ना थोड़ी देर के लिए हम आराम कर लें? हाँ, यही ठीक रहेगा। इधर लौट आए खोजी दस्ते अपनी असफलता बयान कर रहे थे। सर, वहाँ धुंध इतनी है कि हम ज़्यादा नीचे उड़ान नहीं भर सकते थे, क्योंकि हमें डर था कि कहीं हमारा हेलीकॉप्टर किसी बर्फीली चोटी से ना टकरा जाए। पर हम केवल उसी भय के कारण उन 2 जानों को खतरे में फंसा नहीं छोड़ सकते। तभी खोजी दस्ते के कैप्टन रंजन बोला, सर, इजाज़त हो तो मैं एक सुझाव दूं? बोलो कैप्टन रंजन। सर, हम क्यों ना उस बर्फीली प्रदेश में उतरकर उनकी खोज करें, पर यह काम बहुत जोखिम का है और वहाँ इतनी भयंकर ठंड पड़ती है कि लोग उसे ठंडा नर्क कहते हैं। सर, मैं यह जोखिम लेने को तैयार हूँ। 2 और व्यक्ति आगे बढ़े। सर, हम भी कैप्टन रंजन के विचार से सहमत हैं और इस अभियान पर जाना चाहते हैं। प्रकाश, संजय, तुम भी इनके साथ जाना चाहते हो? फिर वह कुछ सोच कर बोले, ठीक है, मैं कल ही तुम्हें भिजवाने की तैयारी करता हूँ। कल नहीं सर, हम आज रात ही उस प्रदेश में उतरना चाहते हैं। ठीक है, आज ही। ओके। उसी रात एक तीव्र गति से चलने वाला जेट विमान उन तीनों जवाजों को लेकर हिमालय की तरफ उड़ चला। कई घंटे बीतने के बाद, सर, हम मंजिल के पास हैं। ठीक है, तुम प्लेन नीचा करो, हम कूदने के लिए तैयार हैं। पायलट ने जहाज को एक गोता खिलाया। फिर प्रकाश, अंत में संजय। निर्जन घाटी में मुकेश शर्मा को जेट विमान के चलने की आवाज़ जरूर सुनाई दी, पर धुंध की गहरी परत के कारण वह देख नहीं पाया। शायद हमें बचाने के लिए सरकार ने खोजी दस्ता भेज दिया है। उसने खुशी के मारे बबलू को गोद में भींच लिया। बबलू, बबलू बेटा, अब हम शीघ्र ही अपने घर चलेंगे। सच अंकल? उधर कैप्टन रंजन, संजय और प्रकाश जमीन पर उतरकर पैराशूट खोल रहे थे। सर, यहाँ तो वाकई बहुत ठंड है। शीघ्र ही उन्होंने पैराशूट को बर्फ में कील ठोककर उसने बांध दिया और उसे एक तंबू का सा आकार दे दिया। सर, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, हम तब तक पहरा देंगे। नहीं, यह तंबू हमने इसलिए नहीं गाड़ा है कि हम आते ही सो जाएं, बल्कि इससे हम अपनी दिशा का ज्ञान रहेगा। तुम दोनों जल्दी से इसकी बांध लो और हम उनकी तलाश में निकलने वाले हैं। अब इस रस्सी का एक सिरा अपनी अपनी बेल्टों में बांध लो, ताकि किसी भी खतरे के समय हम एक दूसरे से बिछुड़ ना पाएं। फिर उनकी खोज आरंभ हो गई। उधर अचानक जंगा ने सबको जगाया। बॉस, हीरा, वीरू, शेरा, जल्दी उठो। क्या बात है जंगा, तू कुछ घबराया सा लग रहा है। बाहर आओ जरा, अपनी अपनी दूरबीनें लेकर। उधर देखो, यह तो किसी का पड़ाव है। किसी का नहीं शेरा, यह खोजी दस्ते का पड़ाव है। देखते नहीं, ऊपर तिरंगा फहरा रहा है। यानी कि अब वे उस पायलट और बच्चे को बचाने के लिए वही तरीका अपना रहे हैं जो हमारा है। वो किसी बच्चे और पायलट को बचाने नहीं आए। असल बात तो यह है कि वे उस 5 करोड़ की दौलत के लिए आए हैं, जिसे हमारा साथी कोबरा ला रहा था, पर वह भी दुर्घटना का शिकार हो गया। अगर उन्होंने उस दौलत को हाथ भी लगाया तो मैं उनकी कब्र इसी बर्फ में बना दूंगा। एक बात समझ में नहीं आती कि इतनी सुबह होने पर भी पड़ाव के आसपास कोई चलता फिरता नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है वे लोग हमसे पहले ही खोज पर निकल चुके हैं। तो फिर हमें भी निकल पड़ना चाहिए। साथियों, जल्दी से नाश्ता वगैरह करके तैयार हो जाओ। सभी अपना अपना काम निपटाने लगे। फिर शीघ्र ही देवराज का गिरोह कैप्टन रंजन के पड़ाव के पास था। अंदर भी कोई नहीं है। इधर देखो बॉस, यह देखो बर्फ में ये निशान, ये स्की के निशान है, यानी वे स्कीइंग द्वारा उन्हें खोजेंगे। यह विचार पहले क्यों नहीं आया? स्कीइंग द्वारा वे सारी जगह को कुछ ही दिनों में खंगाल डालेंगे। अब सर पीटने से कोई फायदा नहीं। दौलत तक पहुंचने का रास्ता अब और आसान हो गया। अब हम 2 गुटों में बंटकर काम करेंगे। वो क्यों जंगा? एक गुट यहाँ पर रहेगा और दूसरा गुट पहले वाले प्लान की भांति प्लेन की तलाश करेगा। इस बीच अगर वे लोग दौलत पा गए और पहले वे इसी पड़ाव पर आएंगे, यहाँ उनके आते ही हमारा गुट उन पर आक्रमण करके दौलत छीन लेगा। वाह जंगा, हमें तुम्हारी बुद्धि पर नाज है। पहले गुट में हीरा और वीरू यहाँ रहेंगे, दूसरे में मैं और जंगा और शेरा विमान की तलाश करेंगे। हमें मंजूर है। अपनी सुरक्षा और उनको रोकने के लिए यदि 2-4 का खून भी बहाना पड़े तो हिचकिचाना मत हीरा। अब आप निश्चिंत रहें बॉस। हीरा और वीरू को छोड़कर तीनों आगे बढ़ गए।
उधर कैप्टन रंजीत के रुक जाने से संजय और प्रकाश गिरते गिरते बचे। क्या हुआ सर? ओह, इधर आओ जल्दी। दोनों पास आ गए। क्या बात है? वह देखो, विमान का टायर यहाँ पड़ा मिला है। इसका स्पष्ट मतलब है कि शायद विमान उस बर्फीले चोटी से टकराया होगा, फिर वह फिसल कर किसी घाटी से गिरकर नीचे चला गया होगा। यस सर, आपकी थ्योरी एकदम करेक्ट है। तो फिर यहाँ आसपास अवश्य कोई घाटी होनी चाहिए जो घनी धुंध के कारण हमें दिख नहीं रही है। हमें उस घाटी को खोजना है जल्दी। ओके सर। तीनों चोटी के आसपास घाटी की तलाश करने लगे। अचानक संजय का पांव फिसला। ओह! और वह उस ढलान ढलान पर फिसलता चला गया। यह तो संजय की चीख है। तभी कैप्टन रंजन ने कुठार गाड़ा। शायद शायद संजय किसी मुसीबत में फंस गया है, और तुरंत रस्सी उससे बांधी, फिर स्वयं को रस्सी से आज़ाद किया। बचाओ, लगता है संजय किसी खाई में फिसल गया है, मुझे उसे बचाना चाहिए। संजय एक गहरी घाटी में लटक रहा था। संजय, मैं आ गया हूँ। अब तक प्रकाश भी पास आ गया था। प्रकाश, खींचो जोर से। शीघ्र ही वह सतह पर था। सर, अगर रस्सी मेरी बेल्ट से न बंधी होती तो मैं सैकड़ों फुट गहरी घाटी में गिर जाता। घाटी? नीचे घाटी है क्या? फिर तो यह वही घाटी होनी चाहिए जिसमें ध्वस्त विमान फिसल कर गिर पड़ा है। तब तो सर हमें उस घाटी में उतरना पड़ेगा। हाँ साथियों, बैग में से रस्सियाँ निकाल लो और उन्हें आपस में बांधकर इस घाटी में लटका दो। उन रस्सियों के सहारे हम इस घाटी के धरातल पर उतरेंगे। उन्होंने अपनी अपनी इसकी पीठ पर लादी और घाटी में उतरने लगे। सावधानी से आना संजय। प्रकाश, ध्यान से। अगर एक कदम भी गलत पड़ गया तो इस बर्फ में हमारी कब्र बन जाएगी। तभी संजय के हाथ से बर्फ का एक मोटा सा ढेला खिसक गया। उफ, क्या हुआ संजय? कुछ नहीं सर। वह ढेला तेजी से नीचे गिरते जा रहा था और फिर सतह पर पहुंचकर यह बर्फ का ढेला अपने आप तो खिसक नहीं सकता। धड़ाम। बे बेबस सहायक पायलट की आंखों में अचानक खुशी के आंसू भर गए। जरूर जरूर, खोजी दस्ता घाटी में उतर रहा है। उन्हें हमारे बारे में पता चल गया होगा। बबलू बेटा, वे आ रहे हैं, हमें लेने आ रहे हैं। मैं ना कहता था हम जल्दी ही अपने घर जाएंगे। नन्हे मासूम ने आशा भरी दृष्टि से मुकेश शर्मा को निहारा। हम पापा के पास अपने घर कब जाएंगे अंकल? और अंकल, मुझे बहुत ठंड लगती है यहाँ। घबराओ मत मेरे लाल, वे लोग आते ही होंगे। उधर चलते चलते शेरा का पांव किसी चीज में अटका। ओह, देखकर नहीं चलता? यह साली रस्सी कौन कमबख्त बांध गया? रस्सी? रस्सी कहाँ है रस्सी? यह देखो जंगा, इस रस्सी का मतलब समझा? समझ गया बॉस। यही कि भेजे गए खोजी दस्ते को विमान के ध्वस्त होने वाली जगह के बारे में पता चल गया। देवराज ने रेडियो रिएक्टिव ट्रांसमीटर पर नज़र डाली। वेरी गुड जंगा, हमारे ट्रांसमीटर की सुई भी इसी तरफ इशारा कर रही है, और मेरे ख्याल से वे इस समय इस रस्सी से नीचे उतर रहे होंगे या उतर चुके होंगे। शेरा चाकू निकालकर रस्सी काटने लगा। मैं इस साली रस्सी को काट कर सारा रगड़ा ही खत्म कर देता हूँ। मूर्खता मत करो शेरा। मूर्ख, अब हम इसी रस्सी के सहारे इस घाटी में उतरेंगे और उन्हें गोलियों से भूनकर अपना माल प्राप्त करेंगे। गुड आइडिया बॉस। फिर वे भी एक एक करके घाटी में उतरने लगे। अब तक वे तीनों, रंजन, संजय और प्रकाश, घाटी की सतह पर पहुंच चुके थे। सर, वह देखिए, ध्वस्त विमान का मलबा। इसका मतलब हमारा अनुमान गलत नहीं था। जल्दी देखो, विमान में वह और बच्चा पायलट मुकेश शर्मा जिंदा तो है ना? उफ, चारों ओर लाश पड़ी है। शायद इनकी कब्र बर्फ में बननी ही लिखी थी। संजय और प्रकाश मलबे को हटाकर कॉकपिट में पहुंचे। सर, तुम आ गए? सर, हम आपको लेने आए हैं, कृपया बाहर आ जाइए। आह, मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ साथियों? मेरे दोनों टांगे जवाब दे गई है। अंकल, आप हमें लेने आए हैं ना? बबलू बेटा देखो, तुम्हें लेने आ गए हैं ना अंकल? अंकल, मुझे पापा के पास ले चलिए, मुझे मम्मी के पास जाना है। पुच्ची। बड़े यत्न के बाद मुकेश शर्मा को कॉकपिट से बाहर निकाला गया। कैप्टन, तुम बबलू को लेकर चले जाओ, मेरी समाधि यहीं बनने दो। नहीं कैप्टन, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। इस अपंग का बोझ लादकर तुम इस घाटी से नहीं निकल सकते, इसलिए जाओ प्लीज। तभी ठहरो, कोई कहीं नहीं जाएगा। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? बंदे को स्मगलर देवराज कहते हैं। हम भी तुम्हारे पीछे इस प्लेन की खोज में आए हैं। तुम इस प्लेन को क्यों खोज रहे हो? हा हा हा। क्यों? क्योंकि इस प्लेन को तुम खोज रहे हो और हम नहीं चाहते कि हमारा 5 करोड़ का माल सरकारी खजाने में जमा हो जाए। कैप्टन रंजन चौंक पड़ा। 5 करोड़ का माल? कौन सा माल? हा हा हा। अनजान बनने की कोशिश मत करो शेरा। जरा उस शेरा, जरा निकाल कर लाना हमारा माल। शेरा जहाज के मलबे में घुसा और कुछ देर बाद ढूंढ ढांड कर एक अटैची लेकर आया। माल मिल गया बॉस, पर बड़ी मुश्किल से मिला है। देवराज ने अटैची खोली। सोने के बिस्कुट? हाँ, देख लिया हमारा माल, 5 करोड़ के बिस्कुट। अब सब लोग लाइन में लग जाओ, क्योंकि अब तुम सब लोगों की कब्र बर्फ की घाटी में ही बनेगी।
तभी संजय ने अप्रत्याशित ढंग से हमला कर दिया। बदमाश, तेरे नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। आह धाड़, उसके हाथ से स्टैंड गन छूट गई। भड़ाम, रंजन और प्रकाश ने भी अपना शिकार चुन लिया। धूम धड़ाम डिशुम। तभी देवराज ने बबलू को उठा लिया। हा हा कैप्टन, अगर अब जरा भी हिले तो इस मासूम की गर्दन काट डालूंगा। तुम इसे छोड़ दो देवराज, सटअप। शेरा, ये बंदूकें उठाकर पानी के खड्डे में फेंक दो। शेरा ने ऐसा ही किया। हा हा हा, अब तुम दोनों की कब्र भी यहीं बनेगी, वरना तुम बाहर निकलते ही मेरे से हिस्से मांगने लगोगे। पर उनके शब्द हलक में ही अटक गए। आई तड़ तड़ तड़। इसी पल बबलू ने उसके हाथ में काट खाया। ओह, कैप्टन रंजन के लिए इतना मौका काफ़ी था। धड़ाक। आह। उसी पल संजय ने स्टैंड गन उठाई। यही मौका है। और तड़ तड़ तड़। अब चलें सर, इस राक्षस का अंत हो गया। प्रकाश, तुम कैप्टन मुकेश को संभालो। ओके। तभी ओह, यह क्या कैप्टन रंजन, गोलियों की आवाज़ के कारण बर्फ टूट टूट कर गिर रही है। तुम सब चले जाओ। नहीं कैप्टन, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। उफ, अगर तुम मुझ अपंग को साथ लेकर चलोगे तो देर हो जाएगी और तब तक यह घाटी बर्फ से भर जाएगी। पर जब वे न माने तो अचानक मुकेश शर्मा ने पॉकेट से मिनी रिवॉल्वर निकाली और धाएं। आह कैप्टन। सबने सबके सब उस महान भारतीय सपूत के लिए श्रद्धा से झुक गए। सपूत के लिए श्रद्धा से सर झुक गए। कैप्टन ने हमारी जान की खातिर स्वयं को कुर्बान कर दिया। अंकल अंकल, तुम बोलते क्यों नहीं? फिर मुकेश शर्मा की लाश आदर सहित बर्फ में ही दफना दी गई। इस महान सपूत की कुर्बानी भारत कभी नहीं भूल पाएगा। चलिए सर। अभी वे अपने पड़ाव से दूर ही थे कि चौंक पड़े। सर, यह दो बंदूकधारी हमारे पड़ाव के बाहर क्या कर रहे हैं? यह लोग अवश्य उन्हीं स्मगलरों के साथी हैं। रंजन ने किट बैग से एक हथगोला निकाला। इन कुत्तों की कब्र भी इसी बर्फ में बंद कर रहेगी। धड़ाम। फिर ट्रांसमीटर निकालकर हेडक्वार्टर सूचना भेजी। सर, हम सफल हो गए हैं, आप तुरंत सहायता भेजिए। शीघ्र एक हेलीकॉप्टर उनके लिए भेजा गया। कुछ देर बाद वे हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। अब वे हेडक्वार्टर की तरफ लौट रहे थे, पर मासूम बबलू के होठों पर एक ही बात थी। अंकल, आप बहुत बुरे हैं। आप कैप्टन अंकल को वहीं छोड़ आए। हाँ बेटे, हम सचमुच बहुत बुरे हैं। समाप्त।